कभी एक सफर सिर्फ उन जगहों के बारे में नहीं होता जहां आप जाते हैं। ये यादें कहानियां बन जाती हैं, जैसे पुरानी तस्वीरें जिन्हें आप कभी भी फिर से देख सकते हैं। हमारा सफर उम्मीद और एडवेंचर के वादे के साथ शुरू हुआ था। हम जवान थे, दुनिया जीतने के लिए तैयार थे। यह कहानी एक याद से शुरू होती है। मेरा प्लान सिंपल था, मुंबई से मालदीव तक ग्रेजुएशन ट्रिप। हमारी यात्रा सर्वाइवल और डर की कहानी बन गई। मेरे सिर पर एक तेज चोट, फिर कुछ नहीं। समुद्र ने हमें पूरा निगल लिया। कभी कभी एक सफर सिर्फ उन जगहों के बारे में नहीं होता जहां आप जाते हैं। यह उन यादों के बारे में होता है जो आप बनाते हैं, और उन लोगों के बारे में जिनके साथ आप होते हैं। ये यादें कहानियां बन जाती हैं, जैसे पुरानी तस्वीरें जिन्हें आप कभी भी फिर से देख सकते हैं। हमारा सफर उम्मीद और एडवेंचर के वादे के साथ शुरू हुआ था। हम जवान थे, दुनिया जीतने के लिए तैयार थे। यह कहानी एक याद से शुरू होती है। एक ठंडी दिसंबर की सुबह शहर जाग रहा था। दोस्ती हमारी कंपास थी। हमारा प्लान सिंपल था, मुंबई से मालदीव तक ग्रेजुएशन ट्रिप। यह सफर हमारी आजादी का प्रतीक था, लेकिन समुद्र रहस्यमय था और हमारे सपनों के प्रति उदासीन। हमारी यात्रा सर्वाइवल और डर की कहानी बन गई। हमने खुद को एक ऐसी जगह पर पाया जो किसी मैप पर नहीं थी। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हम कहां गए, बल्कि हम क्या बन गए। और ये सब उस दिसंबर की सुबह शुरू हुआ। मुंबई एयरपोर्ट एनर्जी से भरा था। लोग भाग रहे थे, अनाउंसमेंट्स गूंज रही थीं, हवा में एक्साइटमेंट भरी थी। हम 5 थे, रोहन, मीरा, समीर, प्रिया और मैं, आरव। हमने अपने टिकट कसकर पकड़े हुए थे, दिल एक्साइटमेंट से धड़क रहे थे। क्या तुम यकीन कर सकते हो कि यह फाइनली हो रहा है? समीर ने चिल्लाया, इंडोर्स में सनग्लासेस लगाए हुए, जिससे हम हंस पड़े। प्रिया हर चीज की तस्वीरें खींच रही थी, हर मोमेंट को कैप्चर करने के लिए डिटरमाइंड। रोहन ने हमारे बोर्डिंग पास 10वीं बार चेक किए। चलो साथ रहें, माले के लिए फ्लाइट 2 घंटे में है। मीरा ने उसे भरोसा दिलाया, हमने यह कर लिया है, कुछ भी गलत नहीं हो सकता। फ्लाइट बादलों और बातचीत का एक धुंधलापन थी। कॉलेज की यादें, फ्यूचर के प्लान्स, मालदीव के सपने। माले में लैंड करने पर हवा गर्म और नमकीन थी। हमारी असली यात्रा शुरू होने वाली थी, एक चार्टर बोट से एक दूरदराज के द्वीप तक। बस हम और खुला समुद्र। हमें लगा जैसे हम खोज करता है, किसी भी चीज के लिए तैयार। जिस एडवेंचर का हमने इंतजार किया था वह फाइनली सच था। हमें कोई अंदाजा नहीं था कि हमारा क्या इंतजार कर रहा था। हमारी बोट इट्स स्प्रिट छोटी लेकिन मजबूत थी। कैप्टन फ्रेंडली लेकिन फोकस्ड ने एक स्मूथ जर्नी का वादा किया। पहले घंटे जादुई थे, धूप, फिरोजी पानी, डॉल्फिन हमारे साथ कूद रही थीं। समीर बो पर दुनिया का राजा बना खेल रहा था। हवा में हंसी गूंज रही थी। लेकिन आसमान काला हो गया, बादल घिर आए, हवा तेज हो गई और लहरें भयंकर हो गईं। मौसम बदल रहा है, कैप्टन ने चेतावनी दी। आंखें सीरियस थीं। मूड बदल गया, हंसी खामोशी में बदल गई। समीर के जोक्स बंद हो गए। मीरा क्षितिज को घूर रही थी। पानी अब गुस्से में है। बोट हिंसक रूप से हिलने लगी। डर अंदर घुस गया। अटोस, अंदर जाओ और अपनी चीजें सिक्योर करो, कैप्टन ने आदेश दिया। बारिश खिड़कियों पर बरस रही थी। आसमान काला हो गया। समुद्र अब हमारा दोस्त नहीं था। हम एक साथ हडल्ड हो गए। डर ने एक्साइटमेंट की जगह ले ली। तूफान एक मॉन्स्टर बन गया। हवा चिल्ला रही थी, बिजली कड़क रही थी, लहरें बोट से टकरा रही थीं। हम एक दूसरे से चिपके हुए थे। हमारी आंखों में दहशत थी। रोहन ने हमें भरोसा दिलाने की कोशिश की, लेकिन शक अंदर घुस गया। बोट तेजी से झुकी। हम केबिन में टकरा गए। डर एक फिजिकल चीज थी, हमारे दिलों को जकड़ रही थी। अचानक एक राक्षसी लहर उठी, पानी की एक दीवार जिसने आसमान को ढक लिया। समय धीमा हो गया। हमने एक दूसरे के चेहरों में अपना डर देखा। लहर टकराई, प्रभाव क्रूर था। लकड़ी के टुकड़े, टूटते शीशे, अराजकता। मेरे सिर पर एक तेज चोट, फिर कुछ नहीं। खामोशी, ब्लैकआउट। समुद्र ने हमें पूरा निगल लिया। सब कुछ रुक गया।
मैं अपनी गाल पर गीली रेत, अपनी पीठ पर सूरज, अपने सिर में दर्द के साथ जागी। मैंने खुद को ऊपर उठाया, भीगा हुआ, दर्द से कराहता हुआ, लेकिन जिंदा। मैं एक साफ सुथरे समुद्र तट पर था। तूफान चला गया था, समुद्र शांत था। घबराहट हुई। बाकी लोग कहाँ थे? मैंने उनके नाम पुकारे। मैंने उन्हें किनारे पर बिखरा हुआ पाया, धीरे धीरे जागते हुए। मीरा ने अपनी आंखें खोली, कंफ्यूज्ड लेकिन जिंदा। समीर ने कमजोरी से मजाक किया। रोहन ने चोटों की जांच की। कट्स और खरोंचों के अलावा हम सब जिंदा थे। राहत ने हमें घेर लिया। हमने गले लगाया, टूटे हुए लेकिन साथ थे। समुद्र तट अंतहीन फैला हुआ था, जंगल से घिरा हुआ था। हमारी बोट का कोई निशान नहीं। ये जगह क्या है? प्रिया ने फुसफुसाया। रोहन ने अपना सिर हिलाया। हम फंसे हुए हैं, लेकिन हम बच गए। सदमा फीका पड़ गया। उसकी जगह कंफ्यूजन और बेचैनी ने ले ली। हम खोए हुए थे, लेकिन जिंदा थे। हमारी असली परीक्षा अभी शुरू हो रही थी। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स काम करने लगी। रोहन ने कमान संभाली। हमें पानी चाहिए, चलो मिलकर बीच की तलाश करें। प्लान होना घबराहट से बेहतर महसूस हुआ। हम चले, अंतहीन रेत में पैरों के निशान छोड़ते हुए। हमारे बगल में जंगल घना और शांत था। हमने पुकारा, लेकिन सिर्फ लहरों ने जवाब दिया। कोई बोट नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, बस खालीपन। द्वीप की सुंदरता अपनी खामोशी में खतरनाक महसूस हुई। यह जगह बहुत परफेक्ट है, समीर ने कहा। लोग कहाँ हैं? हमें एक झरना मिला, ताजा पानी, एक छोटी सी जीत। मीरा ने कंफर्म किया कि यह पीने के लिए सुरक्षित था। हम आगे बढ़ते रहे। हमारे पैरों के निशान ही जीवन का एकमात्र संकेत थे। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, अलगाव ने अपनी जगह बना ली। हमें एक क्लियरिंग मिली और अंधेरा होते ही हम एक साथ हडल्ड हो गए। रात हो गई। आसमान सितारों से जगमगा रहा था, लेकिन सुंदरता अलग थलग महसूस हुई। हम पास बैठे दिन की घटनाओं से अभिभूत थे। थके हुए हमने सुबह का इंतजार किया। तभी मैंने देखा खामोशी। कोई कीड़े नहीं, कोई पक्षी नहीं, यहाँ तक कि हवा भी नहीं। मैंने कुछ भी सुनने की कोशिश की, कुछ नहीं। क्या तुम्हें वह सुनाई दे रहा है? मैंने फुसफुसाया। कुछ नहीं। प्रिया कांप उठी। कोई झींगुर नहीं, कोई मेंढक नहीं, ये पूरी तरह से शांत है। एहसास हुआ, यह हरा भरा जंगल रात में शांत था। एक नया डर अंदर घुस गया, अज्ञात का फियर। खामोशी भारी थी, दमनकारी थी, गलत थी। हमने एक दूसरे को देखा, आंखें चौड़ी थीं। हम समुद्र के प्रकोप से बच गए थे, केवल एक शांत गहरी रहस्य का सामना करने के लिए। द्वीप की खामोशी अपने आप में एक तरह की दहशत थी। The boat left them on a remote, sandy beach. Neil, Kabir, Aditya, Ria, and Arohi, alone with the jungle ahead. The engine's hum faded into silence, replaced by the rhythmic crash of waves and the distant calls of unseen birds. For a moment, the group stood still, taking in the wild beauty and the sense of isolation that pressed in from all sides. Our own private island for the weekend. Can you believe it? No crowds, no noise, just us and the unknown. They cheered, but the vast ocean swallowed their voices, leaving only echoes that faded into the wind. The horizon stretched endlessly, making them feel both free and strangely small. They trekked along the jungle's edge, soon finding old, abandoned huts tangled in vines. The structures looked as if they'd been forgotten for decades, reclaimed by the relentless growth of the forest. This place gives me the creeps. It's like someone left in a hurry and never came back. It's just old huts, Ria. Probably some fishermen or explorers from long ago. Inside, strange symbols, circles and lines, were carved into every post. The carvings looked deliberate, almost ritualistic, as if they were meant to ward off something or mark a warning. These are weird. I've never seen anything like this before. Do you think they mean something? Arohi snapped a photo, frowning at the ancient markings. She wondered who had made them, and why they'd been left behind for the jungle to claim. Who lived here? Why did they leave? What happened to them? No one answered. The only response was the whisper of wind through the trees and the distant rustle of leaves. The jungle seemed to hold its breath, secrets locked away. Every shadow hinted at stories untold, every vine a memory of the past. The adventure had already turned uneasy. What began as excitement was now tinged with uncertainty, as if the island itself was watching, waiting to reveal its mysteries.
A soft crunching broke the silence. Footsteps on dry leaves. Did you guys hear that? Everyone froze. The sound came again, closer. That's not an animal. It sounds like a person. The footsteps stopped. Dread settled in. Then a slow, deep breathing, right behind a thick bush. I hear it too. It's right there. No answer, just steady, patient breathing. The group huddled together, the jungle now a trap. Every shadow seemed to move. They realized they were not alone. Something was watching, just out of sight. The island's welcome had vanished. Aditya raised his camera, aiming at the bush. I'm going to see what's there. He snapped a photo. Static and colored lines filled the screen. What the? He tried again, more distortion. Maybe it's this place. Aditya took a picture of Neil, his face twisted, unrecognizable. The camera, his window to reality, was useless here. My camera's glitching. It's not working. The island was interfering, hiding its secrets. Technology failed. Fear deepened. The mystery grew darker. As the sun dipped below the horizon, the sky exploded in a riot of color. Fiery orange melting into deep purple, painting the clouds in dramatic streaks. The last rays of sunlight stretched across the sand, casting long, wavering shadows that slowly merged and faded into the encroaching darkness. The air grew cooler, and the sounds of the island shifted from the calls of birds to the distant, mysterious hum of insects and the gentle crash of waves. The friends, feeling the weight of the day settle on their shoulders, retreated to the beach. They moved quietly, each lost in their own thoughts, as they set up camp beneath the vast, darkening sky. The familiar routine of pitching tents and unrolling sleeping bags brought a small sense of comfort, a reminder of normalcy in an unfamiliar place. Kabir, let's get this fire going. It's getting cold and we could use some light out here. Yeah, good idea. The sooner we get it started, the better we'll feel. Soon, a fire crackled to life, its orange flames dancing and flickering, pushing back the night with every spark. The warmth radiated outward, a small but powerful shield against the darkness that pressed in from all sides. They sat close together, shoulders nearly touching, trying to forget the day's strangeness and the uneasy feeling that lingered in the air. The fire's glow painted their faces with shifting shadows, and for a moment, they let themselves believe they were safe. I'm just leaving my camera here in case anything interesting happens tonight. Behind them, the jungle loomed like a solid wall of black, its tangled branches and leaves forming an impenetrable barrier. Every now and then, a rustle or distant call reminded them of the wild, unseen life hidden within. The fire was their only comfort, a fragile island of light and warmth in a sea of darkness. Its glow was a beacon, drawing them together and holding the night at bay. See? We're fine. As long as we have the fire, we're safe. Nothing can get to us out here. They clung to the warmth and the illusion of safety, hoping the night would pass quietly and that the fire's light would last until morning. Hours passed, the fire was their shield, until suddenly it went silent. Guys, do you hear that? Or do you not hear that? The flames danced, but there was no sound, not even the ocean. The world had gone mute. This isn't possible. Kabir tossed a twig into the fire. No crackle, no hiss. The silence pressed in, unnatural and terrifying. I'm going to try something. The twig vanished into the noiseless blaze. The friends stared, terrified. The island was stripping away reality. The fire's light mocked them. Nature's laws were broken. Panic gripped Ria. She tried to scream. Nothing came out. Mouthing, I can't scream. Aditya tried to speak. His words vanished. Silence swallowed every sound. Frantic whispering, Arohi. My name is Arohi. Can you hear me? Arohi recorded her voice on her phone. Only static played back. Showing phone. There's nothing. Just static. Neil listened, horror dawning. Their voices were gone. The silence was total, suffocating. They were prisoners of the island's silence. Fear had stolen their words.
Trapped by a silent fire, the group could only gesture, their fear etched deep into every tense movement and wide-eyed glance. The crackle of the flames, once comforting, was now absent, replaced by a suffocating quiet that seemed to swallow every hope of escape. Shadows danced across their faces, but not a single sound escaped their lips. In that moment, the silence was more terrifying than any scream. Thinking, I have to do something. If I just sit here, the silence will consume us all. My heart is pounding, but even that feels muted, as if the world itself is holding its breath. I can't let fear win. Neil hurled a rock into the ocean. No splash, no sound, just the eerie sight of ripples spreading in utter stillness. The absence of noise was unnatural, as if the world had been muted by some unseen force. Even the waves seemed to freeze, caught in a moment outside of time. The world was a silent movie, every action exaggerated, every emotion magnified by the lack of sound. Their footsteps left marks in the sand, but not a single crunch could be heard. Crying silently, mouthing, "Why is this happening?" I want to scream, to call for help, but nothing comes out. My voice is trapped inside me, and all I can do is mouth the words, hoping someone understands my fear. Ria's sobs were silent, her pain invisible to the world except for the tears streaming down her cheeks. The silence made her grief feel endless, echoing in the emptiness around them. Arohi hugged her, arms wrapped tight, but comfort was impossible in a world where even a whisper of reassurance was stolen away. The embrace was all they had left. The silence felt alive, a presence pressing in from all sides, making the air heavy and every breath a struggle. It was as if the night itself was watching, waiting. They huddled together, lost in the darkness, drawing strength from each other's presence. But the fear was growing, gnawing at their resolve with every passing second. The fire's light was a cruel reminder of what was gone, the warmth of laughter, the comfort of familiar sounds, all erased by the relentless hush. No answers, no questions, only waiting in the soul-crushing silence, each of them haunted by memories of a world that once made sense. The night was far from over, and as the darkness deepened, so did the mystery of the soundless world that held them captive. जंगल ने हमारी फ्लैशलाइट्स को निगल लिया। सिर्फ रोशनी के कांपते हुए घेरे बचे थे। हम यहाँ एक हिम्मत के लिए आए थे, ब्लैकवुड फॉरेस्ट में रात बिताना, जहाँ लोग गायब हो जाते थे। माया और लियाम पास रहे, लेकिन नील, जो हमेशा बहादुर था, सबसे घने पेड़ों की ओर बढ़ गया। चलो भी, नील, बस बहुत हो गया, माया ने कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। नील बस हंसा, अंधेरे के और करीब आता गया। ये सिर्फ पेड़ हैं, तुम्हें किस बात का डर है? मैंने अपना कैमरा उस पर रखा, उसकी आंखों में शक की एक झलक पकड़ी। हवा सरसराई, जंगल देख रहा था। नील, सच में, चलो चलते हैं, मैंने विनती की। डर बैठ रहा था। नील किनारे पर खड़ा था, परछाइयां उस तक पहुंच रही थीं, खामोश और स्थिर। मजा खत्म हो गया था, सिर्फ डर बचा था। अचानक मेरी फ्लैशलाइट बुझ गई। माया और लियाम की भी बुझ गई। हमें पूरी तरह से अंधेरे में धकेल दिया। घबराहट बढ़ गई। क्या हो रहा है? लियाम ने फुसफुसाया, लेकिन नील ने जवाब नहीं दिया। खामोशी दम घोंट रही थी, न हवा न पत्तियां, सिर्फ हमारी सांसें। फिर हमारी सारी लाइट्स एक साथ वापस आ गईं, हमें अंधा कर दिया। मैंने अपना कैमरा उस जगह घुमाया जहां नील था। वह गायब था। नील, माया ने फुसफुसाया, उसकी आवाज टूट रही थी। हमने फ्रैंटिकली ढूंढा, पेड़ों और परछाइयों के अलावा कुछ नहीं। कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं, जैसे उसे मिटा दिया गया हो। लियाम ने उसका नाम चिल्लाया। मायूसी बढ़ रही थी। खेल खत्म हो गया था। कुछ भयानक हुआ था। हम जमे हुए खड़े थे। फ्लैशलाइट्स खाली जगह पर क्रॉस कर रही थीं, जहां नील गायब हो गया था। वो छिप रहा है, लियाम ने जोर दिया, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। उसने बुलाया, बहादुर दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन माया रो रही थी और मैंने कैमरा चालू रखा। डर मेरे पेट में गांठ बन गया,
क्योंकि मैंने जंगल को स्कैन किया। नील का कोई निशान नहीं, एक भी फुटप्रिंट्स नहीं, जैसे जमीन उसे पूरा निगल गई हो। हिम्मत एक नाइटमेयर बन गई थी। हवा कराह रही थी और मैंने अपने कैमरे की लाल रोशनी को देखा। यह रिकॉर्डिंग करता रहा था, अंधेरे में भी। गाइस, मैंने कहा, कैमरा पूरे समय चालू था। शायद इसमें जवाब था। एक साथ हडल्ड, मैंने फुटेज वापस चलाया। नाइट विजन ने नील को किनारे पर दिखाया, अनमूविंग। वह धीरे धीरे मुड़ा, चेहरा ब्लैंक, आंखें ग्लासी, मुंह एक खामोश चीख में फैला हुआ था। कोई आवाज नहीं, बस उसके चेहरे पर जमा डर। उसने कैमरे के जरिए देखा, हम पर या हमारे पीछे कुछ पर। तस्वीर स्टैटिक में टिमटिमाई, फिर वापस आई। नील गायब था। हमने बार बार देखा, लाइट्स बंद, नील की चीख, स्टैटिक, खालीपन। वह सिर्फ गया नहीं था, उसे मिटा दिया गया था। हमने ऊपर देखा, पहले से ज्यादा गहरा डर। यह कोई प्रैंक या डिसअपीयरेंस नहीं था, यह कुछ एंशिएंट था, कुछ हंग्री। जंगल ने उसे ले लिया था और हम अगले थे। हम टेंट की ओर भागे। डर हमारा पीछा कर रहा था। अंदर हम कैमरे के साथ हडल्ड थे। खामोशी अंदर दब रही थी। अचानक कैमरा फ्लिकर्ड हुआ। सिर्फ शब्द दिखा रहा था, कुछ जगहें सिर्फ तुम्हें मारती नहीं। हम सांस रोककर देखते रहे। जैसे ही मैसेज खत्म हुआ, वे तुम्हें मिटा देती हैं। वह शब्द हमारे दिमाग में गूंजा, मिटा देना। स्क्रीन फीकी पड़ गई, अंधेरा वापस आ गया। हमने इंतजार किया, सुबह के लिए प्रार्थना करते हुए। फिर टेंट के बाहर एक फुसफुसाहट, ठंडी और पास। उसने एक ही शब्द कहा, एक नाम।